नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को, इतिहास के लेखकों को, इतिहास की प्रवृत्तियों को ये अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम आदिकालीन साहित्य के ऊपर चर्चा करेंगे और यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे जो विवादास्पद काल है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल काल है, वह आदिकाल है। तो इस काल के साहित्य की क्या प्रवृत्तियां थी और प्रमुख रूप से कौन सा साहित्य वर्तमान में हमें उपलब्ध हो पाता है और उस साहित्य के मायने क्या हैं, उसकी व्यापकता क्या है और वो किस प्रकार से परवर्ती जो साहित्य हिंदी साहित्य में रचा गया, हिंदी भाषा में रचा गया, उसको किस तरह से प्रभावित करता है, यह हम आज देखेंगे। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल, जो सबसे ज्यादा विवादास्पद लेकिन उतना ही ज्यादा साहित्य के दृष्टिकोण से एक किस्म का प्रगतिशील साहित्य का काल कहा जाएगा, उसमें हम समस्त जो साहित्य है उसको इन चार भागों में बांटते हैं। आदिकालीन साहित्य को अध्ययन की सुविधा के लिए हम कितने भागों में बांटते हैं? चार भागों में, जिसमें सबसे पहला आता है रासो साहित्य, इसके बाद आता है दूसरा नाट एवं सिद्ध साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य और चौथा है प्रकीर्णक साहित्य। प्रकीर्णक साहित्य, अब इसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में जो रासो साहित्य था वो एक अलग किस्म का साहित्य है जिसमें तीन परंपराएं हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं रासो साहित्य के बारे में, और रासो साहित्य की तीन परंपराएं उस समय, उस काल में प्रचलित थी। तो उन परंपराओं का अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि रासो क्या है। वास्तव में जो रासो शब्द है, इसकी जो व्युत्पत्ति हुई है यह रास से हुई है। रास का अभिप्राय वह रचना जिसमें नृत्य और गायन का समावेश होता था, अर्थात रास का जो व्युत्पत्ति पर अर्थ लगाया जाता है वह रास से के समानार्थी है, अर्थात वह रचना जिसमें किसी कथा को नृत्य और गायन के माध्यम से समझाया जाता था, उसे हम रासो या रास कहते थे। बहुधा हम रास लीलाओं का, कृष्ण उपासना से संबंधित रास लीलाएं हमारे सामने रही हैं और उसका अभिप्राय यह है कि नृत्य और गायन से संबंधित एक रचना। कई जगह रास का जो समानार्थी है वह रासक से भी लगाया जाता है। कई जगह जैसे राजस्थान में रासो या रास जो है वो लड़ाई झगड़े से भी समानार्थी रखता है, अर्थात कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम कहेंगे कि क्या रासा हो गया। तो रास जो है वो कई सारे अर्थों में भिन्नता रखता है और यह जो रासो साहित्य है वह इसी प्रकार अलग अलग अर्थ रखता है। कई जगह रास का एक आध्यात्मिक अर्थ भी लगाया जाता है, अर्थात धार्मिकता से ओतप्रोत रचनाएं जिसमें नृत्य और गायन अर्थात कीर्तन से संबंधित कोई तत्व शामिल होता है, उसे रासो कहा जाता है। तो रासो जो है वो विभिन्न दृष्टिकोण रखता है और इसी लिए आदिकाल का जो रासो साहित्य है वह तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है वीर गाथात्मक, यानी वे रचनाएं जो कि वीरों की गाथाओं से संबंधित है, वे रचनाएं जिसमें वीर रस का वर्णन है। दूसरी जो रासो रचनाएं हैं वह धार्मिकता से उत्प्रोत हैं, जिसमें जैसा कि हमने बात की थी कि गुजरात आदि राज्यों में प्राचीन समय में रास का जो अर्थ है वो रासक या रास से लगाया जाता था और उसमें कुछ रचनाएं धार्मिकता का पुट जो होता था, जैसे भरतेश्वर बाहुबली रास, घोर रास। तो यह जो रचना है वह वाकई धार्मिकता से परिपूर्ण है। इसी तरह रास एक श्रृंगार का सूचक शब्द भी है, अर्थात इसमें श्रृंगारिकता का भी एक समावेश, तात्विक समावेश होता है। इसलिए कुछ रचनाएं
इस काल में ऐसी रची गई जिसमें हल्की फुल्की श्रृंगारिकता थी और रास शब्द जुड़ा हुआ था, इसलिए श्रृंगारिकता की रचना। जैसे संदेश रासक, यह एक श्रृंगारिक रचना है। तो रासों को अध्ययन की सुविधा के लिए आगे 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रास था वह वीरगाथात्मक साहित्य है। कई पुस्तकों में रासों का अभिप्राय वीर गाथा काल से ही लिया गया है, वीर गाथात्मक रचनाओं से ही लिया गया है। अब वीर गाथा को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक इस साहित्य को चारणी साहित्य भी कह दिया जाता है कई जगह, चारणी साहित्य। अब चारण और भाट राजस्थान में एक विशेष जनजाति होती है और ये लोग अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में बहुत ज्यादा काव्य रचते थे। यह इनकी एक प्रतिभा थी, एक नैसर्गिक प्रतिभा थी कि ये लोग कविता करने में, गीत गाने में बहुत निपुण होते थे और अपने इस गुण का प्रयोग करके इन्होंने काव्य रचनाओं को अपना जीविका उपार्जन का साधन बनाया। इन्होंने जिस भी आश्रयदाता के आश्रय में ये रहे उसकी भरपूर प्रशंसा अपने ये काव्य में करते हैं और इनका जो साहित्य है वह राजस्थान में बिखरा पड़ा है। राजस्थान में जो डिंगल और पिंगल 2 भाषाएं राजस्थान में आदिकाल से आदिकालीन साहित्य में देखने को मिलती हैं, उन दोनों में ही इन लोगों ने अपनी भरपूर लेखनी का योगदान दिया है। इनका जो साहित्य है, ये जो चारणी साहित्य है, ये बहुत सारी रचनाओं में मिलता है, बहुत सारी विधाओं में मिलता है, जिसमें ख्यात, वात, प्रकरण, वेली, इस किस्म का साहित्य हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आदिकालीन हिंदी जो साहित्य है जिसमें ये वीर गाथात्मक रचनाएं करते थे, ये चारण भाट आदि जो कवि थे, ये अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में आश्रयदाताओं के जीवन चरित्र से संबंधित जितने भी उनके कर्म किए गए, चाहे वो युद्ध संबंधी कर्म किए या उनके सामाजिक कार्यों से संबंधित या धार्मिक कार्यों से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप उन लोगों ने किए, इन लोगों ने एक जीवन चरित्र के रूप में, एक जीवनी के रूप में, काव्य रचना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और यह जो साहित्य है वह आदिकालीन की एक धरोहर है, क्योंकि इस साहित्य में वे सभी गुण प्राप्त होते हैं जो एक उत्कृष्ट साहित्य बोध के लिए आवश्यक होते हैं। उसमें जगह जगह श्रृंगार भी है, उसमें शांत रस का भी समावेश है, युद्धों में विभत्स रस भी है, ओज रस भी है। तो एक किस्म का सभी तरह के फ्लेवर जो हैं वो आदिकालीन साहित्य में, वीरगाथात्मक साहित्य में देखने को मिल जाते हैं। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वह पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो जो है वो महाकवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। उसी तरह खुमान रासो दलपति विजय द्वारा रचा गया। इसी तरह बीसल देव रासो जो है नरपति नाहल नामक कवि ने रचा। और इस काल का महत्वपूर्ण वीर गाथात्मक वीर रस्योत्प्रोच रचना है आलखंड, जिसे परमाल रासो नाम से जाना जाता है और महाकवि जगनीक की यह रचना है। तो ये जो वीर गाथात्मक जो ग्रंथ हैं जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम ही वीर गाथा काल भी रखा है। तो इस काल में चारणी साहित्य के अंतर्गत या रासो साहित्य के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसका वर्ग है वह रासो साहित्य का वीर गाथात्मक काव्य से है। और इसमें लगभग इस समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 ग्रंथ वीर गाथात्मक से परिपूर्ण जो है वो माने हैं, लेकिन और भी बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें वीर रस का समावेश मिलता है और उस आधार पर इस कालखंड का नाम ही रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल दिया है। इस साहित्य की, वीरगाथात्मक साहित्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें युद्धोन्माद का भरपूर वर्णन मिलता है। इसमें युद्ध को बहुत सजीवता के साथ चित्रित किया गया है। ये जो चारण भाट कवि होते थे, ये न केवल कवि होते थे बल्कि योद्धा, एक कुशल योद्धा भी होते थे और प्राय युद्धों में भाग लेते थे। और युद्धों का जब स्वयं भाग लेते थे, उस युद्ध को प्रैक्टिकली अनुभव करते थे, तो उसका वैसा के वैसा वर्णन इनके द्वारा रचित ग्रंथों में देखने को मिलता है। और इनका जो रचना कौशल था वो इस कदर था कि इन ग्रंथों को पढ़कर सहज ही पाठक के मन में वीर या ओज का एक अनुभव होता है और उसकी भी भुजाएं उस युद्धोन्माद को महसूस करने लगती है।
तो यह उस युग की विशेषता थी। इसके साथ साथ इसमें प्रेम और श्रृंगार का भी भरपूर समावेश मिलता है। इन लोगों ने अपने आश्रयदाताओं का जो जीवन चरित्र, जो समग्र जीवन चरित्र यहाँ प्रस्तुत किया है इन वीर गाथात्मक काव्यों में, उसमें उनकी जो व्यक्तिगत जीवन था, उनके विवाह, उनके प्रेम प्रसंग, इनसे संबंधित भरपूर और रसदार वर्णन यहाँ पर मिलता है। जैसे चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की जो प्रेम कहानी है वह अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में प्रस्तुत की है। और श्रृंगार के विविध जो आयाम हैं, चाहे वो संयोग श्रृंगार से संबंधित हो, चाहे वो वियोग श्रृंगार से, विविध आयामों की छटा इनके काव्यों में देखने को मिलती है। उसी तरह बीसल देव रासो भी इसी प्रकार का श्रृंगारिक काव्य कहा जा सकता है, जिसमें श्रृंगार और वीर रस का भरपूर वर्णन देखने को मिलता है। रासो काव्य परंपरा में ही धार्मिकता, जो जिनको हम कह सकते हैं कि धार्मिकता की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं, जैसे भरतवेश्वर बाहुबली, इसमें राजा भरत और बाहुबली जो कि जैन धर्म को मानने वाले राजा रहे हैं, उनके बीच में जो संग्राम हुआ, उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ, उसका वर्णन है। और उसके बाद में उनके द्वारा जो आध्यात्मिक वातावरण को महत्व दिया गया और उनके जो दार्शनिक विचारधाराएं थी वो इन ग्रंथों में देखने को मिलती है। इसी तरह श्रृंगारिक रचना संदेश रासक एक महत्वपूर्ण आदिकाल की महत्वपूर्ण श्रृंगारिक रचना है, जिसमें नायक और नायिका के जो विविध ऋतुओं में जो क्रियाकलाप होते हैं और विविध ऋतुओं का उनके समागम पर जो फर्क पड़ता है वह इसमें चित्रित किया गया है। तो आदिकाल का जो सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वह है रासो साहित्य, और जिसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह है वीर गाथात्मक काव्य, जिसमें पूरे आदिकाल का नामकरण भी इस आधार पर होता हुआ प्रतीत होता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में ग्रंथ लिखे गए, लेकिन इन ग्रंथों की प्रामाणिकता सदैव संदिग्ध रही है, क्योंकि इनका जो कथानक था, जो इनकी कथा ली गई है, वह ऐतिहासिक भी है और काल्पनिक भी है। कई आलोचकों ने उसे प्रामाणिक सिद्ध किया है, इतिहास सम्मत माना है, और कई आलोचक उसे गैर इतिहास परक रचनाएं मानते हैं। भले ही जो भी हो, चाहे वो ऐतिहासिक हो चाहे अर्ध ऐतिहासिक हो, लेकिन इनकी जो शिल्प है वह बेजोड़ है, क्योंकि हिंदी उस समय अपनी प्रादुर्भाव वाली अवस्था में थी और इन लोगों ने उस समय इस प्रकार की रचनाएं करके अपनी उत्कृष्ट काव्य प्रतिभा का परिचय तो दिया ही है।